नीति निदेशक तत्व के क्रियान्वयन से संबंधित प्रश्न मुख्य परीक्षा में बराबर पूछे जाते रहे हैं। इसकी हम चर्चा जब मेंस का क्लास लेंगे तब करेंगे। इसके अलावा एक चर्चा बराबर रहती है नीति निदेशक तत्व और मौलिक अधिकार के बीच के अंतर संबंध को लेकर। संविधान के आरंभ से ही दोनों के बीच अंतर संबंध को लेकर विवाद रहा है। राज्य को लगता रहा है कि मौलिक अधिकार के द्वारा राज्य की शक्ति को कमजोर किया गया है। राज्य अगर आर्थिक और सामाजिक उन्नयन करने की सोच रखता है तो उसमें मौलिक अधिकार अवरोधक का काम करती है। और इस संदर्भ में कई केस स्टडी है। 1951 में चंपक दोराईजान मामला आया था और उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि अगर दोनों के बीच अगर वरीयता देने की बात आए तो मौलिक अधिकार को वरीयता दिया जाएगा। नीति निदेशक तत्व उसके सहायक के रूप में रहेगा। चंपक दोराईजान मामला में क्या है कि आप ये याद रखिएगा, चंपक दोराईजान जन्म मामला 1951, इसमें कह रहा है कि वह सहायक के रूप में रहेगा। नीति निदेशक तत्व सहायक के रूप में रहेगा। फिर दूसरा प्रमुख मामला था 1967 में गोलकनाथवाद। गोलकनाथवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीति निदेशक तत्व को लागू करने या क्रियान्वित करने के लिए मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता है। स्पष्ट व्याख्या है कि मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता है। और तब इस फैसले को पलटने के लिए 25वां संविधान संशोधन, 25वां संशोधन जो है वो 1971 में आया। 25वां संविधान संशोधन 1971 में आया और इसमें कहा गया कि आर्टिकल 39 उसमें 31C जोड़ा गया, 31C जोड़ा गया और कहा गया कि आर्टिकल 39B और 39C को लागू करने के लिए राज्य मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है। 39B 39C हमने पिछले क्लास में पढ़ाया था। 39B मतलब राज्य संपत्ति का समान वितरण करेगा और सी में है कि यह संपत्ति के केंद्रीकरण पर रोक लगाएगा। तो वो चीज कहा गया कि इसको लागू करने के लिए सरकार संशोधन मौलिक अधिकार का भी हनन कर सकती है। उसके बाद 1973 में केशवानंद भारतीवाद आया। केशवानंद भारतीवाद इसी के संदर्भ में, इस केस के संदर्भ में आया। तो केशवानंद भारतीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य 39B और C को लागू करने के लिए मौलिक अधिकार में भी संशोधन कर सकती है, परंतु वह संशोधन संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध नहीं आना चाहिए। तो पहली बार जो है मूल ढांचे का सिद्धांत आया और इसका बहुत आगे जाके इंपॉर्टेंस है। मूल ढांचे का सिद्धांत आया कि संविधान संशोधन तो कर सकती है मौलिक अधिकार में, लेकिन वह संशोधन मूल ढांचे के विरुद्ध नहीं होना चाहिए।
लेकिन मूल ढांचे की स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई। और इसका आगे न्यायालय ने काफी फायदा उठाया। जब कभी भी राज्य ऐसा संशोधन करती है जो उसे लगता है कि संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध है, तो उसको उलट दिया जाता है। इसका बहुत फायदा उठाया, हम आगे बताएंगे आपको। इसको और मजबूत करने के लिए 42वां संविधान संशोधन 1976 आया। इसमें कहा गया 31C को और ज्यादा विस्तारित किया गया। 31C को और ज्यादा विस्तारित किया गया और कहा गया कि सिर्फ 39B और C ही नहीं, किसी भी भाग, नीति निषेध तत्व के किसी भाग को लागू करने के लिए मौलिक अधिकार को में संशोधन किया जा सकता है या उस पर वरीयता दी जा सकती है। और यह बहुत ही खतरनाक मामला था। इससे मौलिक अधिकार का क्षरण होता, इससे मौलिक अधिकार की गरिमा गिर जाती। और इस कारण इस पर फिर 1980 में मिनर्वा मिल्स बना भारत सरकार में, ये जो है इसमें जो फैसला आया है कि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों के बीच अन्योन्याश्रय संबंध है। दोनों एक गाड़ी के दो पहियों के समान है। किसी का महत्व घटा करके या किसी का महत्व बढ़ा करके संतुलन स्थापित नहीं हो सकता है। समावेशी लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती है। समावेशी लोकतंत्र की स्थापना के लिए दोनों को एक साथ देखना होगा। फिर 1993 में उन्नीकृष्णनवाद में भी यही कहा गया कि यह एक दूसरे का पूरक है। वर्तमान में स्थिति यह है कि दोनों एक दूसरे का पूरक है। निश्चित या न्यायिक रूप से मौलिक अधिकार ज़्यादा प्रभावी है, लेकिन इससे नीति निर्देशक तत्व का महत्व कम नहीं हो जाता है। समावेशी लोकतंत्र की स्थापना के लिए दोनों का एक साथ लागू होना आवश्यक है। तो इस संदर्भ से अगर देखा जाए तो मौलिक अधिकार जो है और नीति निर्देशक तत्व में विरोध नहीं देखना चाहिए। और जब कभी भी राज्य के द्वारा मौलिक अधिकार को सरपास करके नीति निर्देशक तत्व को क्रियान्वयन करने की कोशिश की जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट दो आधार पर उस पर युक्तियुक्त निबंधन लगाता है। एक, मूल ढांचे के सिद्धांत, मूल ढांचे के सिद्धांत, इसके आधार पर यह रोक लगाता है, मूल ढांचे के सिद्धांत के आधार पर। और दूसरा, गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल जो है, गोल्डन ट्रायंगल जो 40 मैंने बताया था पिछले क्लास में 40, 90, 21, इसकी भावना के आधार पर करता है। और वैसे भी आपको पता है कि आर्टिकल 21 में जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, उसमें अधिकतर नीति निर्देशक तत्व को क्रियान्वित कर दिया गया है आर्टिकल 21 के माध्यम से। तो इस संदर्भ में अगर हम कह सकते हैं कि विरोध नहीं होना चाहिए, और राज्य अगर इस तरह का कोई कोशिश करता है तो न्यायालय उसको मूल ढांचे के सिद्धांत और गोल्डन ट्रायंगल सिद्धांत के तहत, त्रिकोण के तहत उस पर युक्त निबंधन लगाने की कोशिश करता है या उसका कानूनी समीक्षा करता है। अब हम मेंस में इसको और ज़्यादा एलिब्रेट करके हम देखेंगे। नीति निर्देशक तत्व 36-51 में तो 51 क यानी भाग 4 क और 51 क में मूल कर्तव्य का वर्णन है। अब हम उस पर चर्चा करेंगे कि मूल कर्तव्य क्या है।
गांधी जी ने कहा था कि अधिकार की संकल्पना तभी मूर्त हो सकती है जब लोग कर्तव्य निभाएंगे। अधिकार की संकल्पना तभी मूर्त हो सकती है जब लोग कर्तव्य निभाएंगे। बिना कर्तव्य के अधिकार की संकल्पना बेमानी है। और सोवियत संघ में कर्तव्य पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था। 1927 में वहाँ पे मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। भारत में यह स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। मूल कर्तव्य, इन्होंने 8 मूल कर्तव्य का सुझाव दिया था, लेकिन 10 मूल कर्तव्य जोड़े थे। और 8 में एक कर्तव्य था कर देने का, जो कि हटा दिया गया। दूसरा, स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी कि कर्तव्य का पालन न करने पर अर्थदंड लगाया जाए। यह भी हटा दिया गया, यह भी नहीं माना गया। उसके बाद 10 कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन, 86वें संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 45 में जो संशोधन किया गया, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, यह 11वां मूल कर्तव्य है। तो 11 मूल कर्तव्य है। अब इसको एक बेहतर ढंग से समझने के लिए आप इसको 3 पार्ट में बांट दें। ये कर्तव्य कितने तरीके के हैं? हम कर्तव्य को मुख्यतः 3 पार्ट में बांटते हैं। एक, राजनीतिक कर्तव्य, दूसरा नैतिक कर्तव्य, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और तीसरा अन्य विशिष्ट कर्तव्य। राजनीतिक कर्तव्य जो है वह जैसे संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान, ये राजनीतिक, संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। दूसरा, देश की प्रभुता, एकता और अखंडता, देश की प्रभुता, एकता एवं अखंडता की रक्षा करना, यह भी एक राजनीतिक कर्तव्य है। इसके अलावा देश की सुरक्षा और राष्ट्र सेवा करना हमारा कर्तव्य है। देश की सुरक्षा और राष्ट्र की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे अन्य कर्तव्य में कि पर्यावरण का संरक्षण, यानी वन्य जीव का संरक्षण पर्यावरण का संरक्षण में है, और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, ये इसके विशिष्ट कर्तव्य है। अब इसको मिटाते हैं कि नैतिक कर्तव्य थोड़ा 3, 2, 5
और 6 है नैतिक कर्तव्य। इसमें एक तो हो गया कि स्वतंत्रता के उच्च आदर्शों को कायम रखना, स्वतंत्रता के उच्च आदर्शों को कायम रखना, उच्च आदर्शों को कायम रखना। दूसरा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। यानी जो परंपरा अंधविश्वास को बढ़ावा देती है उससे दूर हटके हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ावा देना है। तीसरा है समन्वित संस्कृति को बढ़ावा देना, समन्वित संस्कृति को बढ़ावा देना। एक और हो सकता है, जब भी आप उन्नति का प्रयास करें तो सामूहिक उन्नति का प्रयास करें, सामूहिक उन्नति का प्रयास करें, इंडिविजुअल उन्नति का नहीं है। और जो पांचवा है कि आपस में बंधुत्व के विकास करना, बंधुत्व का विकास। और छठा है प्राथमिक शिक्षा, गार्जियन का कर्तव्य हो गया। जो ये 11वां जो है प्राथमिक शिक्षा, इसको आप बांट सकते हैं कि ये कर्तव्य है, नैतिक कर्तव्य है। लेकिन नीति मूल कर्तव्य के बारे में कहा जाता है कि क्योंकि यह इसके उल्लंघन से कानूनी रूप से कोई सजा नहीं होती है, इस कारण इसका महत्व घट जाता है। हालांकि राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, कि अगर उसका सम्मान करेंगे तो प्रतिकात्मक दंड है, लेकिन इसका एक तो उसमें कानूनी रूप से कोई मान्यता नहीं है। तो कानूनी रूप से मान्यता नहीं है तो आप एक मान के रखेंगे कि अधिकार तो सबको चाहिए, कर्तव्य इंडिविजुअल पर होता है। तो मेरे हिसाब से कर्तव्य निभाने में अधिकतर लोग पीछे ही रहते हैं। कानूनी रूप से इसकी मान्यता होनी चाहिए थी। दूसरा, इसमें कई ऐसे प्रावधान और जोड़े जाने चाहिए थे जो नागरिक के कर्तव्य हो सकते हैं, जिसको छोड़ दिया गया। इसमें कई कमेटी गठित की गई। एमसी मेहता की कमेटी गठित की 1991 में पर्यावरण के संरक्षण के संबंधित अवेयरनेस, खास के उस शिक्षण संस्थानों में करने से संबंधित सिफारिश को रखा गया। इसके अलावा रंगनाथ मिश्रा कमेटी भी गठित की गई, वेंकट चलैया कमेटी भी गठित की गई। इसने भी मूल कर्तव्यों के प्रचार प्रसार को अलग अलग माध्यमों से प्रेषित करने के लिए सुझाव दिए। लेकिन इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश 1999 में गठित जे.एस. वर्मा समिति थी। जे.एस. वर्मा समिति ने कहा था कि यह, क्योंकि न्यायिक रूप से इसको लागू नहीं करा सकता है, तो इसका प्रचार बेहतर ढंग से होना चाहिए। उसने पहला कहा कि सरकारी प्रकाशनों, कैलेंडर और सार्वजनिक भवनों पर मूल कर्तव्य का प्रचार प्रसार होना चाहिए, वहां पर उसका पेंटिंग होना चाहिए जिससे कि लोग उससे जुड़ सकें। उसके बाद इसको लागू करने के लिए लोकपाल या ओम्बुड्समैन नामक एक अधिकारी की नियुक्ति
होनी चाहिए। सिविल सोसाइटी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वो इसका प्रचार प्रसार करे। इसके अलावा मीडिया, समाचार पत्र, संचार तंत्र जितने भी हैं उसको प्रसारित करना चाहिए और प्राथमिक शिक्षा से लेकर उस शिक्षा में हर एक जगह मूल कर्तव्य के संबंधित, उसके क्रियान्वयन से संबंधित चीजों को एक चैप्टर के रूप में जोड़ा जाना चाहिए। जेएस वर्मा की कुछ कमेटी सिफारिशों को माना भी गया। एक यूनिक फैसला था कुरियन जोसेफ का, न्यायाधीश कुरियन जोसेफ का। उसने कहा कि इसमें यह अधूरा है, ऐसे कई कर्तव्य हैं जिसे उसमें जोड़ा जाना चाहिए। एक, ड्यूटी टू वोट, यानी लोकतंत्र की रक्षा तभी हो सकती है जब सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो कहा कि ड्यूटी टू वोट जोड़ा जाना चाहिए। ड्यूटी टू टैक्स, जिस पर भी टैक्स है उसको कर्तव्य है कि वो टैक्स को सही समय पर दे, क्योंकि टैक्स देने के बाद ही राष्ट्र की समृद्धि हो सकती है, राष्ट्र का विकास होता है, तो उसको भी कर्तव्य में जोड़ा जाना चाहिए। दूसरा है ड्यूटी टू हेल्प एक्सीडेंटल पीपल। क्या होता है, कहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है, लोग उसकी मदद नहीं करते हैं क्योंकि उनको डर होता है कि पुलिस बाद में हैरास कर सकती है, बार बार पूछा जाता है। तो उसमें उसको ड्यूटी टू हेल्प एक्सीडेंशियल पीपल जोड़ा जाना चाहिए और हैरासमेंट वाली चीज उसके साथ नहीं होनी चाहिए, इस तरह का चीज जोड़ना चाहिए। ड्यूटी टू क्लीन द प्रेमाइसेस, ड्यूटी टू क्लीन प्रेमाइसेस। इसके अलावा ड्यूटी टू प्रिवेंट एनी सिविल डूइंग या एनी सिविल रॉन्ग, ये होनी चाहिए। एक और उन्होंने कहा था प्रोटेक्ट विसल ब्लोअर। अगर कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, अपराध हो रहा है, कोई विसल ब्लोअर काम कर रहा है तो उसकी हत्या कर जाती है, तो वो भी एक कर्तव्य होना चाहिए, ड्यूटी टू प्रोटेक्ट विसल ब्लोअर एंड सपोर्ट द बोनाफाइड सिविल सोसाइटी मूवमेंट। जैसे अन्ना आंदोलन का सपोर्ट करना, जो सिविल सोसाइटी मूवमेंट है जो राष्ट्र के लिए कर रहा है, तो उसका सपोर्ट करना। इस तरीके से एक और चीज जो उसमें जोड़ा गया था, रेस अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ जस्टिस। कहीं भी आप अगर इनजस्टिस देख रहे हैं तो आपको आवाज उठानी चाहिए, यह एक कर्तव्य के रूप में रखा गया है। निश्चितया फंडामेंटल ड्यूटी कानूनी रूप से बाध्य नहीं है, लेकिन अगर इसका प्रचार प्रसार बृहत्तम रूप से होगा, हर एक को प्रचार प्रसार के माध्यम से यह एहसास दिलाया जाएगा कि आपके पास अधिकार है, तो आपका ड्यूटी भी है, कर्तव्य भी है, तो एक बेहतर सेप यह होगा कि जो समाज में, जो राष्ट्र में जो क्षरण हो रहा है वो रुक जाएगा। अगर परिवार में भी अगर संबंध का जो बिछड़ाव होता है, उसके पीछे ये कारण है कि अधिकार सभी मांगते हैं, कर्तव्य निभाने में सभी पीछे हो जाते हैं। लेकिन अगर कर्तव्य को प्रचार प्रसार करके कर्तव्य निभाना मानवतावाद के विकास से जुड़ा हुआ है, आपका एक मानवीय चेहरे को प्रदर्शित करने वाला है, तो निश्चिततया मूल कर्तव्य क्रियान्वित होकर भारत राष्ट्र की अभिवृद्धि, समृद्धि, बंधुता में विकास करेगा। धन्यवाद।